हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। सॉल्यूशन चैप्टर की लास्ट क्लास में पढ़ने का था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको डिफाइन किया था। फिर उसके बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, उनके 4 टाइप्स जो थे वो बताए थे कौन कौन से होते हैं। उनमें चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उनमें चेंजेस आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर दिया था, उसका डेरिवेशन सोल्व कर दिया था। अब जो अपने पास आता है सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उनकी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी उसको अपन ने नाम बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें एलिवेशन क्यों होता है। तो फिर मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे क्या बोला गया, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हुआ इंक्रीज। तो इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो देखो पिछले वाले में अपन ने कहा था डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर। तो इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, इन सब का एक ही कॉमन रीजन है और वो क्या है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर जो है उसमें क्या हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो अपने कॉन्सेप्ट बना लेते हैं इसके अंदर से। मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, तो कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं कि सर जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस या लिक्विड जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। या फिर जो है जिस टेम्परेचर जो है ना, जितना टेम्परेचर दिया गया वेपर बनना स्टार्ट हो गई, ऐसे अलग अलग रीजन देते हैं। बाकी एक्चुअल में अगर आपसे ऐसे पूछ जाए कि वाटर है ना, वाटर मतलब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि वाटर बॉइल एट या ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल क्यों होता है, तो उस चीज का आंसर आगे बात नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या देंगे कि ये जो है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ही होता है। ये कोई रीजन थोड़ी हुआ भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है इसलिए 100 पे बॉइल हो गया, ये कोई रीजन नहीं हुआ इसका भाई। 100 पे ही क्यों ये बॉइल होना स्टार्ट हुआ, और इसका मतलब ये थोड़ी कि सब के सभी 100 पे बॉइल हो जाएंगे। बाकी जो सब्सटेंस होंगे उनके लिए इससे ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है, इससे कम टेम्परेचर हो सकता है। कहने का जो मीनिंग हुआ वो हुआ कि आप जो डेफिनेशन अपनी याद रखते हैं ना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए ये बॉइल हो गया, या फिर इस टेम्परेचर पे जो है ना इसकी वेपर बनने लग जाती है इसलिए बॉइल हो गया, ऐसा नहीं। तो आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से याद रखेंगे कि द टेम्परेचर एट विच प्रेशर ऑफ लिक्विड या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी सॉल्यूशन का या लिक्विड का जो प्रेशर होता है, प्रेशर ध्यान से सुनना, यहाँ पे टेम्परेचर है लेकिन अपन रिलेट किससे कर रहे हैं इसको, प्रेशर से। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो रीजन इज दैट द प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 बार के या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अगर आप अंदर अपन कोई अदर सब्सटेंस मिक्स कर दें, जैसे NaCl मिक्स कर दिया, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो ये तो पता लग गया कि 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। इसके अंदर NaCl आपने मिला दिया ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl नॉट बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं होता, ये 100 पे हो जाता है। तो इसका रीजन मैंने बता दिया था आपको। अब इसका रीजन अपन पता लगाते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका जो रीजन है वो इतना ही समझ आया। मैंने कहा था आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जनरल एग्जांपल से याद रख सकते हैं। जैसे आप एक कंटेनर है उसमें क्या ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, एक दूसरा कंटेनर है उसमें इक्वल अमाउंट में लेना है, दोनों को इक्वल अमाउंट में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेकर जो गैस होती है गैस उसके ऊपर दोनों को रख दिया जाए और टेम्परेचर को मेजर कर दिया जाए। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, दोनों में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर लगा के मेजर कर ले मान लो अपन, तो आपको ये नजर आएगा कि जो वाटर है ना वो पहले बॉइल हो गया। इसका मतलब जिसमें अपन ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है, मतलब NaCl जिसके अंदर मिला रखा है ना, उसमें वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि इतना जरूर समझ में आ गया कि इसलिए नहीं हुआ होगा ये कि इसका जो प्रेशर है वो 1 बार के इक्वल नहीं हो पाया। इतनी बात जरूर समझ में आ गई। और नहीं हो पाया का मतलब क्या हो गया, कम रह गया, कम मतलब 1 बार से कम रह गया। इसलिए अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जिससे कि उसका प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 1 बार के इक्वल हो जाए।
और ये प्रेशर कौन सा, वेपर प्रेशर। और लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। इसीलिए अपन अभी ग्राफ बनाएंगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, कि अगर ऐसे पूछा है कि ये बॉइल क्यों नहीं हो रहा, तो इसका जो प्रेशर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार से कम रह गया, लेस देन 1 बार, इसलिए बॉइल नहीं हुआ ये, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब ये ऐसा होगा। और इंक्रीज का मतलब ही क्या होता है, एलिवेशन। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ पर अपन एलिवेशन टर्म यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे अपन सिंपल से एग्जांपल समझ सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, ये इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है कि कोई भी दो सॉल्यूशन दे दिए थे, उनकी कंसंट्रेशन सेम दे दी और ऐसे पूछा गया कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, ठीक है। तो वो भी अपन आगे देखेंगे। अभी अपन ने इसको समझा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन टर्म क्यों लिखी हुई है। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो होता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो ग्राफ है वो किस तरीके से इसका होता है। तो देखो आप सबसे पहले दे रहा हूं ग्राफ में इस तरीके से ये बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अभी क्या कहा था मैंने, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब लाइन जो यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये दोनों लाइनों के सेंटर से इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास एक लाइन, दूसरा, फिर इसके बाद में इसको प्रोसीड कर दो इधर ऐसे, और एक लाइन और खींच दो यहाँ पर, ये, ठीक है। उसके बाद में देखो आप यहाँ पर जो अपन स्केल ले रहे हैं वो कौन कौन से ले रहे हैं, तो यहाँ पर तो इस तरफ तो अपन वाई एक्सिस पे तो ले रहे हैं वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और यूनिट जो लेंगे अपन वो लेंगे इसकी केल्विन, इधर अपन एटमॉस्फेयर की बार। टेम्परेचर कौन सा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्लास में अपन ने कहा था कि एक तो लिखा होता है विदाउट नोट और एक लिखा होता है विद नोट। तो विद नोट वाला तो किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, और विदाउट नोट जो है वो किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। तो ये किसके लिए हुआ, सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए हुआ, सॉल्यूशन के लिए। तो इन दोनों में से अगर पूछा जाए कि कौन ज्यादा हुआ, तो देखो जब NaCl मिलाया तभी तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ। इसका मतलब इन दोनों में सॉल्यूशन कौन सा है, ये है सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस तरफ देखें अगर, तो इस तरफ आएगा TB और यहाँ पर आएगा TB नोट। क्या आएगा, TB नोट। ऐसे इस तरफ आते हैं तो अपने पास एक तो था P1 और एक था P1 नोट। अब इस तरफ में से अपन अगर देखें कि P1 ऊपर आएगा कि P1 नोट ऊपर आएगा, तो लास्ट वाले में पढ़ने से लिखा था P1 नोट माइनस P1। इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि P1 नोट इज ग्रेटर देन P1, मतलब P1 नोट जो है वो क्या है, P1 से ज्यादा है, ठीक है। वैसे भी पता लग रहा था इसमें लोअरिंग हो रही है, किसके अंदर, जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही है। तो इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में इस लाइन को अपन यहाँ तक मिलाया, तो ये जो लाइन है वो किसके लिए हो गई, सॉल्वेंट के लिए, और ये जो लाइन है वो किसके लिए हो गई, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उसके अंदर किस तरीके से ग्राफ होता है, इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं। अगली जो बात है वो है कि इन दोनों में जो गैप है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा TB। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, B का मतलब बॉइलिंग, और T का मतलब टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा का मतलब चेंज। इसका मतलब इसको पूरे को बोलेंगे तो ये है इसका मीनिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब चेंज का मतलब होता है इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये वही बात अपने पास इसकी। अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिनके अंदर अपने पास ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें देखो हमेशा जब भी चेंज की बात आती है तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। कुछ केसेस में नेगेटिव आता है, आने दो, अपन को हमेशा क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। तो यहां से अगर आपसे पूछा है कि फाइनल कौन सा है, तो फाइनल कौन सा है, TB, इनिशियल कौन सा है, TB नोट। और इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो पहले आ गया वो इनिशियल हो गया एक तरह से, और बाद में आया जो फाइनल, तो यहाँ पर क्या हो गया, TB माइनस TB नोट। तो ये जो TB डेल्टा TB है उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, क्या आ जाएगा, TB माइनस TB नोट। तो ये ग्राफ हो गया। मैंने पहले इसकी डेफिनेशन बता दिया आपको बॉइलिंग पॉइंट की, फिर ये कंपैरिजन बता दिया कि एलिवेशन क्यों हो रहा है, फिर अपन ने कहा इसके अंदर ग्राफ, फिर इसको अपन ने इस तरीके से सोल्व कर दिया। अब इसका स्मॉल सा डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ पर क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। वैसे तो कंसंट्रेशन बोलते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन या मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आ जाएगा केबी एम, और लास्ट जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होगा केबी को तो केबी लिख देंगे। मोलेलिटी इसी चैप्टर में बताया था आपको कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए बोल सकते हैं W1 अपॉन M1 इंटू W2। ये किसमें था? केजी के अंदर। अगर ये ग्राम में होता, क्या होता? ग्राम में होता तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं और ऊपर किसी मल्टीप्लाई कर देते, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। यहां पर जो केबी है, केबी उसको बोलेंगे मोलल। मोलल क्यों है? क्योंकि मोलेलिटी है और इसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो इसलिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे कि इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, तो केबी को ही इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास जो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन के नाम से ही पता लग रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डिक्रीज का जो रीजन है वो क्या है? वो ही एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज। इसको भी अपन वैसे समझ सकते हैं कि एक तो मान लो सिंपल वाटर था और एक जो वाटर है उसके अंदर NaCl मिक्स कर दिया। मैंने क्या बताया था आपको? ऐसे कहा था कि किसी भी जैसे जो ऑलरेडी जमा हुआ है, मतलब जैसे आइसक्रीम के लिए बताया था कि अगर उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे नमक मिला देते हैं, NaCl मिक्स कर देते हैं उसके अंदर, तो वो ज्यादा टाइम के लिए जो है वो फ्रीज रहती है, जमी हुई रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने उसका टेम्परेचर क्या कर दिया? कम कर दिया। NaCl ने टेम्परेचर कम कर दिया, और टेम्परेचर कम करने का मतलब हुआ जमा हुआ टेम्परेचर कम हुआ, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। कब? जब अपन उसके अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। इसको भी आप डेली लाइफ में रिलेट करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर वैसे ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसके अंदर डिप्रेशन जो हो रहा है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके एलिवेशन के। अभी अपन जो डेरिवेशन होगा उसमें स्मॉल से चेंज करेंगे, डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा। ग्राफ को देखते हैं पहले। इसका जो ग्राफ है वो, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ के लिए क्या करना है अपन को कि वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से उसमें अपन ने इस तरीके से लाइन खींची थी, उसी तरीके से इसमें लाइन खींच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें पहले वाले में अपन ने नीचे से लेकर ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दी थी। अब अपन क्या करेंगे? इसके अंदर इस लाइन को इस तरीके से कर देंगे थोड़ा, और इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से क्यों किया है इसको, उसका रीजन देखो। पहले टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रही थी उसमें। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ना, क्या हो रहा है? डिप्रेशन। और किसमें होता है डिप्रेशन? सॉल्वेंट में, मतलब कम जो होता है ना, कम वो सॉल्वेंट में होता है, और सॉल्यूशन जो है वो तो वैसे की वैसे रहता है। तो सॉल्वेंट में डिक्रीज अपन ऐसे शो करेंगे, मतलब पहले स्ट्रेट लाइन थी, फिर उसके बाद में इसमें क्या हो गया? डिक्रीज हो गया इस तरीके से। ठीक है, इधर भी मिला हो तो आप मिला सकते हो, ये वाला पॉइंट ऐसे कर दो। ठीक, तो ग्राफ के लिए बोले थे ये हुआ, इस तरफ जो था उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इधर आएगा P1 और P1 नोट और P1, और क्या हो जाएगा? ये वेपर प्रेशर। इस तरफ बोलेंगे तो होगा टेम्परेचर, लेकिन अब की बार किसकी फॉर्म में है? फ्रीजिंग पॉइंट की फॉर्म में है। पिछली बार जो किसकी फॉर्म में था? बॉइलिंग पॉइंट की फॉर्म में। अब किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? फ्रीजिंग पॉइंट की फॉर्म में। ठीक है, ये तो वही बात इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि इस तरफ जो है ना, इस तरफ TF आएगा या TF नोट आएगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो कमी होती है ना, कमी, डिक्रीज जो होता है, डिक्रीज चाहे वो वेपर प्रेशर में हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट में, जो कमी होती है वो हमेशा होती है सॉल्वेंट में। किसमें? सॉल्वेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा है और ये कम हुआ, कमी होगी, इसका मतलब वो पहले से ज्यादा है। इसका मतलब इस तरफ जो है वो क्या आ जाएगा? TF नोट, और इधर आ जाएगा TF। बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो पहले अपन ने इससे पहले वाले में लिखा था, इधर लिखा था TB और यहाँ पे TB नोट था, यहाँ पर आ जाएगा वही डेल्टा TF। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या हुआ, तो डेल्टा TF इक्वल टू हुआ TF नोट माइनस TF, बिल्कुल उसका अपोजिट। उसमें अपन ने विदाउट नोट वाले में से विद नोट वाले को माइनस किया था, यहाँ पर इसका अपोजिट है, इसमें विद नोट वाला पहले है क्योंकि ये ज्यादा होता है,
इसमें कम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है डिक्रीज, इसका मतलब पहले ज्यादा होगा फिर उसके बाद में उसमें क्या होगी कमी होगी कमी। और जो डेरिवेशन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल इजी वाला है इसका, इसीलिए पूछते भी नहीं है इसका डेरिवेशन। इसमें देखो करना क्या है, आप फ्रीजिंग पॉइंट को आपने क्या लिखा एफ लिख दिया एफ, तो जहां जहां पे आपको बी दिखाई दे रहा है ना ये बी, इन सब बी को आप रिप्लेस कर दो किससे एफ से, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ, ये भी डेल्टा टी एफ, ये भी डेल्टा टी एफ, ये के एफ, और यहाँ पे भी हो जाएगा के एफ। ठीक है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलिलिटी के प्रोपोर्शनल है। फिर अपन ने यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया वो आ गया के एफ, के एफ जो है ना उसमें एलिवेशन तो हो रहा नहीं है, यहाँ पर एलिवेशन नहीं हो रहा, इसलिए अपन क्या बोल देंगे इसको डिप्रेशन, क्या बोल देंगे डिप्रेशन, और डिप्रेशन की वजह से इसका नाम हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक याद रख लो, वो रिविलोस्कोपिक था और ये क्रायोस्कोपिक जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा नाम है इसका, बाकी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर ज्यादा। ठीक है, अब बात आती है कि जो वैसे तो कभी पूछा हुआ नहीं है आज तक कभी, लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि के एफ है ना के एफ, उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, के एफ की यूनिट क्या होगी इस तरीके से, तो के एफ और केबी की यूनिट जो है ना उसमें क्या चेंज होते हैं, मैं आपको एक दो फॉर्मूले बता रहा हूं यहाँ पर, एक तो केबी और एक के एफ। इन दोनों में देखो यहाँ पर अगर आपको पूछ जाए कि के एफ की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, तो होता है एम आर टी 1000 इंटू डेल्टा एच। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एफ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एफ, और इसमें क्या आ जाएगा एफ। एम एम का मतलब हुआ उस सब्सटेंस का जो मास है वो, आर कांस्टेंट है, और टी एफ जो है वो क्या हो गया टेम्परेचर हो गया, और ये 1000 एक वैल्यू है इसके अंदर। ऐसे ही डेल्टा टी एफ इसका मतलब हो गया, डेल्टा एच एफ जो है ना उसका मतलब हो गया, एफ का मतलब है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है जमना। ऐसे इसको भी ऐसे याद रख सकते हो आप, एम आर टी बी, और यहाँ पर आ जाएगा 1000 इंटू डेल्टा एच वी, इसमें स्क्वायर है, केबी की वैल्यू में एम आर, इसमें भी एम आर, इसमें टी बी, यहाँ पे बी है इसलिए बी, इसका स्क्वायर अपॉन 1000, यहाँ पे आ गया डेल्टा एच वी, वी मतलब वेपोराइजेशन, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे क्या बनती है वेपर बनती है, और वेपर बनती है इसलिए वो क्या हो गई प्रोसेस वेपोराइजेशन। ऐसे ही जो के एफ है उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ, क्योंकि वो फ्यूजन होता है। इस तरीके से ये हुआ अपने पास थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 हो गई है, इसके बाद एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद में एक लेक्चर अपन बनाएंगे पर्टिकुलर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और जो है उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, आप इसको थ्योरेटिकली जो है पूरा लर्न कर लीजिए, इस तरीके से इनको वैल्यूज को ध्यान रखें। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी कहा था आपको कि जितने भी स्टूडेंट्स है वो अभी 12th क्लास के अंदर है, वहां तक इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, और अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि स्टडी किस तरीके से कराई जा रही है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे प्रोसीड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।